हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम। हम अभी देखने वाले बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। पहले हम कंपनी का बिजनेस एनालाइज करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल एनालाइज करेंगे एंड कंपनी का फ्यूचर वैल्यू कितना हो सकता है वो निकालेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और ये हमारा चैनल स्टॉक एनालाइज एंड बाय। फर्स्ट अभी हम बजाज फाइनेंस का बिजनेस एनालाइज करते हैं। बजाज फाइनेंस में लैंडिंग का बिजनेस करते हैं। बजाज फाइनेंस का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है अक्रॉस रिटेल, एसएमई एंड कमर्शियल कस्टमर्स एंड सिग्निफिकेंटली उनका प्रेजेंट है अर्बन एंड रूरल एरिया में। कंपनी की जर्नी स्टार्ट हुई थी 1987 में has a vehicle finance company and current time पे ये one of the largest NBFC in India and currently ये टोटल 1,47,100 करोड़ का असेट्स मैनेज करते हैं AUM। तो चलो अभी हम कंपनी के प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बहुत सारे रेवेन्यू सेगमेंट है, उसमें से फर्स्ट सेगमेंट है लोन्स में ये बहुत सारे टाइप्स के लोन्स प्रोवाइड करते हैं लाइक पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, लोन फॉर डॉक्टर, मेडिकल इक्विपमेंट फाइनेंस, लोन फॉर सीए, गोल्ड लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। सेकंड सेगमेंट है इनका ऑल ऑन EMI। इसमें इनके प्रोडक्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ, वेलनेस, ट्रैवल्स एक्सेट्रा। थर्ड सेगमेंट है इनका EMI स्टोर्स। इस सेगमेंट में कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिकल गुड्स परचेस कर सकते हैं ऑन EMI। तो इस सेगमेंट के प्रोडक्ट है फर्स्ट एयर कंडीशन, सेकेंड साइकिल, थर्ड फिटनेस इक्विपमेंट्स, फोर्थ लैपटॉप, फिफ्थ LED टीवी, सिक्स मोबाइल फोन, 7 मॉड्यूलर किचन, ऐसे बहुत सारे अदर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के लिए कंपनी EMI प्रोवाइड करती है। फोर्थ सेगमेंट है कार्ड्स में ये EMI नेटवर्क कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। इंस्ट्रा EMI कार्ड, हेल्थ EMI नेटवर्क कार्ड, फ्यूचर ग्रुप EMI कार्ड, बजाज फाइनेंस RBL बैंक सुपर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे कार्ड्स ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है इनका इन्वेस्टमेंट सेगमेंट। इसमें प्रोडक्ट आते हैं फिक्स डिपॉजिट, सेकंड सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान SDP, थर्ड NRA फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट सेगमेंट आता है इनका इंश्योरेंस सेगमेंट में ये प्रोडक्ट ऑफर करते हैं फर्स्ट पॉकेट इंश्योरेंस एंड सब्सक्रिप्शन, सेकंड हेल्थ इंश्योरेंस, थर्ड मोटर इंश्योरेंस, फोर्थ लाइफ इंश्योरेंस, फिफ्थ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सिक्स जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट सेगमेंट आता है ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिसमें ये डीमार्ट अकाउंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने इनके सारे सेगमेंट एंड प्रोडक्ट भी देख लिए, तो इनके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सेगमेंट्स भी है और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट भी है। मोस्टली ये 50 प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है जो सबके लिए सूटेबल रहता है और इनका पूरा सेगमेंट एंड इनके सारे प्रोडक्ट वेल डाइवर्सिफाई है। इसकी वजह से आगे भी जाके इनके ऊपर ज्यादा रिस्क नहीं आ सकता डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। भी इनके हम लोग सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं, AUM देखते हैं। फर्स्ट सेगमेंट है कंज्यूमर लेंडिंग, जिसमें ये लोग 36% का AUM मैनेज करते हैं, जिसमें टोटल 13.5 मिलियन कस्टमर्स है इनके पास एंड ये लेंडिंग लेंडर है फॉर द कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर, डिजिटल प्रोडक्ट एंड फॉर अदर्स। जब भी कोई न्यू कस्टमर फर्स्ट प्रोडक्ट परचेस करता है तो उनको कंपनी एक यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स प्रोवाइड करती है, जिससे वो आगे इजीली प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। सेकंड सेगमेंट है मॉर्गेजेस, जिसमें 33% का AUM है। इस सेगमेंट में कंपनी डिफरेंट टाइप्स के लोन प्रोवाइड करते हैं लाइक होम लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, डेवलपमेंट फाइनेंस लोन एंड अदर्स। इस बिजनेस का ग्रोथ प्रीवियस ईयर में 22% से हुआ था। थर्ड सेगमेंट है SME लेंडिंग, जिसमें 33% का AUM है, जिसमें कंपनी स्मॉल बिजनेस को सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी प्रेजेंटली 1100 लोकेशन में ऑपरेट करती है एंड बिजनेस 50% से ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर ग्रोथ होते जा रहा है। फोर्थ सेगमेंट है रूरल लेंडिंग, जिसमें 9% का AUM है। ये सर्विस प्रोवाइड करना कंपनी ने 2013 में स्टार्ट किया था एंड टोटल 21 स्टेट में कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अभी हमने इनके सारे सेगमेंट एंड प्रोडक्ट भी देख लिए, तो इनके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के सेगमेंट्स भी है और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट भी है और इनका पूरा सेगमेंट एंड इनके सारे प्रोडक्ट वेल डाइवर्सिफाई है। इसकी वजह से आगे भी जाके इनके ऊपर ज्यादा रिस्क नहीं आ सकता डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। अभी हम बजाज फाइनेंस का फंडामेंटल एनालाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मार्केट कैप। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप है 3,42,767 करोड़ रुपीज। सेकंड करंट प्राइस चल रही है 5,661 और 52 वीक हाई है 8,050 का और 52 वीक लो है 5,220 का। स्टॉक का पी अभी करंटली चल रहा है 48.8 और ये एक वैल्यूएबल एंड फेयर पी है। अभी ये कैसा है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है बुक वैल्यू, जो है 722। बुक वैल्यू मीन्स अगर समझो कंपनी बेच दी गई तो एक शेयर के पीछे कितना अमाउंट आपको मिलेगा, उसको कहते हैं बुक वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड यील्ड, जो है 0.35%। ROC है कंपनी का 10.2% और ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी 17.4%। फेस वैल्यू है कंपनी की 2 रुपीज, मीन्स आगे जाके कंपनी स्प्लिट एंड बोनस भी दे सकती है। अभी कंपनी का हम लोग प्रोस एंड कॉन्स देखते हैं। फर्स्ट प्रो है कंपनी ने प्रीवियस 5 ईयर से 30.79% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ किया हुआ है। अभी हम कॉन्स देखते हैं। कॉन्स में फर्स्ट कॉन्स है कंपनी का स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू से 7.84 टाइम्स अप ट्रेड कर रहा है। सेकंड कॉन है कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। अभी हम कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। तो अगर आप जून 20 में कंपनी का रेवेन्यू देखोगे तो वो है 6,648, जो जाके मार्च 2022 तक 8,627 का हो चुका है।
मीन्स कंपनी का क्वार्टर बेस के ऊपर रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, क्वार्टर बेस के ऊपर अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज होते जा रहा है। उसी साइड में कंपनी का इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस क्वार्टर बेस के ऊपर बढ़ते जा रहा है। इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट पेमेंट। कंपनी ने जिसे भी मनी बोरो किया रहेगा उसको कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी और वो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए इंटरेस्ट माइनस होगा रेवेन्यू से। उसके बाद अगर आप जून 2020 में फाइनेंशियल प्रॉफिट देखोगे कंपनी का, वो है 1392 करोड़, जो जाके मार्च 2022 में हो चुका है 3366 का। उसके बाद कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल मार्जिन देखोगे तो वो आप देख रहे हो जैसे कंटिन्यूसली बढ़ जा रहा है। ओके, जून 2020 में 21% का फाइनेंशियल मार्जिन था, जो जाके बढ़ के अभी मार्च 2022 में 39% का हो चुका है। इस अच्छा खासा फाइनेंशियल मार्जिन भी इंक्रीज होते ही जा रहा है क्वार्टर बेस के ऊपर। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड किया जाएगा और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स पेबल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, जो है जून 2020 में 962 का, तो जाके बढ़ के क्वार्टर बेस के ऊपर मार्च 2022 तक 2420 का हो चुका है। इस जून 2020 से लेकर मार्च 2022 तक कंपनी का प्रॉफिट 1.5 गुना हो चुका है। उसके बाद अगर आप ईपीएस देखोगे तो ईपीएस भी प्रॉफिट के जैसे ही बढ़ते रहेगा, जो जून 2020 में 15.99 रुपीज़ का था, जो जाके मार्च 2022 तक 39.96 का हो चुका है। बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है। जब भी आप एनबीएफसी एंड बैंकिंग कंपनी के रिजल्ट देखोगे तो आपको एक एडिशनल पॉइंट दिखेगा, जो है एनपीए। एनपीए मीन ऐसे एसेट्स जो फ्यूचर में रिटर्न जनरेट करके नहीं दे पाएंगे। कंपनी एक एस्टिमेटेड एनपीए अमाउंट हर क्वार्टर रिजल्ट में शो करती है। तो अभी अगर आप बजाज फाइनेंस का एनपीए देखोगे तो ग्रॉस एनपीए 1.40, जो जाके मार्च 2022 तक हो चुका है 1.60। वही अगर आप नेट एनपीए देखोगे तो जून 2020 में 0.50 का है, जो जाके मार्च 2022 तक 0.68 का हो चुका है। मीन्स नेट एनपीए भी उतनी प्रोपोर्शनल पे है, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं, कुछ ज़्यादा कम भी नहीं हुआ है। और अगर आप एनपीए वगैरह देखोगे कभी भी एनपीए कभी भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए। हो सके तो लॉन्ग टर्म के लिए एनपीए कम होती जाना चाहिए या फिर एक स्टेबल रहना चाहिए। इसलिए अगर आप एनबीएफसी एंड बैंकिंग के क्वार्टर रिजल्ट चेक करोगे तो उस टाइम पे एनपीए का भी पॉइंट चेक करना जरूरी रहता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मार्च 2019 में इनका रेवेन्यू था 8487, जो जाके मार्च 2022 तक 31,632 का हो चुका है, और ये सारे फिगर रुपीज इन करोड़ में, ओके, लैक्स में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट भी उसी प्रोपोर्शनल पे बढ़ती जा रहा है, जो मार्च 2019 में 6,722, जो जाके मार्च 2022 तक 9,748 का हो चुका है। एंड एक्सपेंसेस मार्च 2019 में 5,454 का था, जो जाके मार्च 2022 तक 12,004 का हो चुका है। उसके बाद अगर आप रेवेन्यू में से इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट मिलेगा, जो मार्च 2019 का है 6,310 का, जो जाके मार्च 2022 में 9,880 का हो चुका है। मतलब कंपनी का फाइनेंशियली प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। इन कंपनी का रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर बढ़ते जा रहा है। उसके बाद कंपनी टैक्स एंड डेप्रिसिएशन सब पे करने के बाद फाइनल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है कंपनी का मार्च 2019 में 3,995, जो जाके मार्च 2022 में 7,028 करोड़ के हो चुके हैं। वही अगर आप ईपीएस इन रुपीस में देखोगे तो मार्च 2019 में 69.12 का है, जो जाके मार्च 2022 तक 116.09 का हो चुका है। मीन्स कंपनी का क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों ही अच्छा खासा बढ़ते ही जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत रिक्वायर्ड रहता है। हम आगे देखते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह। ओके, तो कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है प्रीवियस 5 ईयर से 26% का, प्रीवियस 3 ईयर से 20% का, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 19% का। वही कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का प्रीवियस 5 ईयर से 31%, प्रीवियस 3 ईयर से 21% और ट्रेलिंग 12 मंथ का 59%। वही अगर आप स्टॉक प्राइस CAGR देखोगे तो प्रीवियस 10 ईयर से 52% का है, और प्रीवियस 5 से 32%, प्रीवियस 3 ईयर से 15%, और प्रीवियस 1 ईयर से -7% चल रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। उसकी वजह से इस शेयर में भी बहुत अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। वही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है प्रीवियस 5 ईयर से 18%, प्रीवियस 3 ईयर से 17% एंड लास्ट ईयर में 17%। अभी हम देखते हैं कंपनी का बैलेंस शीट। कंपनी के बैलेंस शीट में किसी भी कंपनी का रिजर्व हमेशा बढ़ते रहना चाहिए और बोरोइंग हमेशा कम होते जाना चाहिए, लेकिन एनबीएफसी एंड बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में बोरोइंग हमेशा ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी जितना ज्यादा बोरो करती है उतना ज्यादा आगे जाके बोरोइंग भी दे पाती है किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी को भी। इसलिए इनका ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर बोरोइंग बढ़ती ही रहेगा। ओके, रिजर्व भी बढ़ते रहना चाहिए, ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना होगा हम लोग को। तो कंपनी का अगर आप देखोगे तो मार्च 2019 में रिजर्व था 19,582, जो जाके मार्च 2022 तक 43,592 का हो चुका है। ओके, रुपीस इन करोड़ में ये सब। और उसके बाद अगर आप बोरोइंग देखोगे तो वो था मार्च 2019 में
1,01,588, जो रहा कि मार्च 2022 में 1,65,232 का हो चुका है। अगर आप उसी प्रोपोर्शन में कंपनी का फिक्स एसेट देखोगे तो वो है मार्च 2019 में 695 का, जो जाके मार्च 2022 में 1737 का हो चुका है। सबसे पहले हमने कंपनी का बिजनेस एनालाइज किया, जहाँ से हम लोग को मालूम पड़ा कि कंपनी का पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जहाँ पे कंपनी डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहा है, प्लस एनपीए भी एक स्टेबल एनपीए। इसकी वजह से आप बजाज फाइनेंस में लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हो या फिर बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बजाज फाइनेंस का फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। बजाज फाइनेंस की फ्यूचर वैल्यू निकालते समय हम लोग दो केस लेने वाले। फर्स्ट केस में हम लोग फेयर पी यूज करने वाले और सेकंड केस में हम लोग प्रीमियम पी यूज करने वाले। फेयर पी लेने वाले हम लोग 48 का। अभी देखो फेयर पी हम लोग 48 का क्यों लिए, तो अगर आप इस पी रेशियो चार्ट को देखोगे तो ये है प्रीवियस 5 ईयर का पी रेशियो चार्ट। इसमें कंपनी मोस्टली 48 to 50 के पी के रेशियो में बहुत ज्यादा रह रही है। ओके, इस पी के ऊपर बहुत अच्छा खासा ट्रेड करती है। ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम 48 का पी एक सपोर्ट पी बन के आया है बजाज फाइनेंस के लिए। अभी देखो 2022 में कंपनी का ईपीएस है 116.09 का, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फेयर पी से, तो 2022 में कंपनी का फेयर वैल्यू आएगा 5572 का। इस प्राइस रेंज के ऊपर आप बिंदास शेयर को बाय भी कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। अभी 2023 में कंपनी का ईपीएस ग्रोथ होगा 21.8%, क्योंकि कंपनी का प्रीवियस 5 ईयर से ईपीएस ग्रोथ हो रहा है 21.8% से, इसलिए हम लोग आगे भी जाके 21.8% से कंपनी का ईपीएस ग्रो करते जाएंगे। 2023 में कंपनी का ईपीएस दिखेगा 141.39 का, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, तो कंपनी की शेयर की वैल्यू रहेगी 6786.72। उसके बाद 2024 में कंपनी का ईपीएस ग्रो होकर हो जाएगा 172.21, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, तो कंपनी की शेयर की वैल्यू रहेगी 8266.08। वैसे अगर आप कंपनी का ईपीएस ग्रो करते जाओगे तो 2027 में कंपनी का ईपीएस हो जाएगा 311.16 का, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग फेयर पी जो है 48 का, तो उसके बाद कंपनी का शेयर की वैल्यू आ जाएगी 14,935.68 का। अभी हम लोग सेकंड केस में प्रीमियम पी लेने वाले 60 का। अभी 60 का प्रीमियम पी क्यों लिए, तो देखो कंपनी वेल नोन है, सेकंड कंपनी फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग है, थर्ड कंपनी अपनी सेक्टर की लीडर कंपनी है। ओके, कंपनी ने अगर जैसा अभी भी परफॉर्मेंस दिखाया अभी तक वैसा कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाते गए तो कंपनी का पी आराम से 60 के ऊपर भी चला जाएगा। इसकी वजह से हम लोग ने इसको प्रीमियम पी दिया है 60 का। तो सेकंड केस में हम लोग 2022 में जो ईपीएस है 116.09 का, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 60 से, तो शेयर की वैल्यू आ जाएगी 6965.4 रुपीज़। इसके बाद 2023 में ईपीएस ग्रो होगा 21.8% से। उसके बाद कंपनी का 2023 में ईपीएस होगा 141.39, जिसको मल्टीप्लाई करेगी 60 से, कंपनी की शेयर की वैल्यू होगी 8483.4 रुपीज़। वैसे अगर आप ईपीएस ग्रो करते जाओगे तो 2027 में आपको ईपीएस मिलेगा 311.16, जिसको मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो आपको 2027 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 18,669.6 रुपीज़। तो जो हम लोग ने फेयर पी देके शेयर की वैल्यू निकाले उसके अराउंड ही शेयर की प्राइस घूमेगी। अभी देखो जैसे हमने प्रीमियम पी के ऊपर शेयर की वैल्यू निकाली, परफेक्टली उतनी प्राइस आएगी फ्यूचर में जाके, ये बिल्कुल भी डिसाइडेबल नहीं है। ओके, ये सब डिपेंड है कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर। ओके, कंपनी की प्राइस कभी भी फंडामेंटल्स को फॉलो कर दे, फंडामेंटल कभी भी शेयर की प्राइस को फॉलो नहीं करती, ये आपको बात ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई रहेगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी के लिए बाय बाय।